नमस्कार दोस्तों। हिट लिस्ट के इस एडिशन में एक बार फिर मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों, आज मैं मुग़ल बादशाह अकबर के बारे में कुछ ऐसे तथ्यों के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ जिसके बारे में कुछ जानकारी आपको हो सकता है कुछ जानकारी आपके पास ना हो। और प्रतियोगी एग्ज़ाम में ये जो पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करूँगा वो बेहद ही सबल पक्ष एग्ज़ाम में अगर आप इन तथ्यों को समेकित करके जाते हैं तो निश्चित तौर पे उस पैटर्न से आपका कुछ छूटेगा नहीं। तो बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अकबर, जिसका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, इसके बचपन का नाम जलाल था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा बीरशाल के महल में हुआ था। अकबर 1556, ये भी पॉइंट भी याद रखिए, 14 अप्रैल 1556 को इसने अपना सिंहासन रोहण किया, मतलब इसने अपनी सत्ता को संभाला। हुमायूं जब दीन पनाह की सीढ़ियों से, दिल्ली के दीन पनाह की पुस्तकालय से लुढ़कता हुआ सीढ़ियों से नीचे आ गिरा अफीम के नशे में, इसे भी याद रखिएगा, ये हुमायूं से संबंधित क्वेश्चन बनता है। उसके बाद इसके विश्वस्त बैरम खां ने इसका ताजपोशी कालानौर नामक, जो कि पंजाब में गुरदासपुर में स्थित है, वहाँ पे 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे को 14 फरवरी 1556, इसे हमेशा याद रखें, उसका सिंहासन रोहण वैलेंटाइन डे को हुआ था 14 फरवरी 1556 ईस्वी को। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था और पिता का नाम तो जैसा आपको पता है हुमायूं। हाँ से दोनों ही हैं, हुमायूं हमीदा बानो बेगम इसके माता और पिता थे। तो अकबर ने 1556 से लेकर 1560 तक बैरम खां के इस संरक्षण में अपने सिंहासन को संभाला, अपने गद्दी को संभाला, जो कि इसका विश्वस्त सेनापति था। बैरम खां वजीर था, वजीर अगर बोले तो प्रधानमंत्री इसका बैरम खां था। तो 1560 ईस्वी में इसने जब देखा कि इसकी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही, तो उसने बैरम खां के सामने 3 शर्त रखे। सर्वप्रथम तो बैरम खां ने विद्रोह किया। ये विद्रोह भी कभी कभी ही नहीं बल्कि कई बार पूछा जा चुका है कि किस विद्रोह में बैरम खां और अकबर आमने सामने हुए थे। वो तिलवाड़ा का युद्ध था 1560। वहाँ पर बैरम खां को अकबर ने पराजित कर दिया। फिर भी उसके सम्मुख जब वह प्रस्तुत हुआ तो उसने उसे क्षमा करते हुए 3 चीज़ें कही, या तो वह सलाहकार परिषद में शामिल हो जाए, या फिर वह मक्का निकल जाए, या फिर कहीं की सूबेदारी ग्रहण कर दे। लेकिन बैरम खां ने ये सोचा कि मुझे मक्का जाना उचित होगा, और वह मक्का की तरफ निकला, जहाँ गुजरात के निकट पाटन क्षेत्र में मुबारक खान, एक अफगान, उसने इसकी हत्या कर दी। अब अकबर बैरम खां के उस संरक्षण से बाहर निकल आया, क्योंकि अकबर इस बात को भली भांति जानता था कि अब वह स्वतंत्र शासन करना शुरू कर देगा। लेकिन 1560 और 1564 के बीच कुछ लोग मानते हैं कि अकबर पर्दा प्रथा शासन के अंतर्गत या फिर पेटीकोट शासन के अंतर्गत, यानी महिलाओं के हस्तक्षेप के, जिसकी प्रमुख थी माहम अनगा। ये भी पूछा जाता है प्रश्न कि माहम अनगा, इस पेटीकोट शासन की सर्वप्रथम धाय माहम अनगा, जिसका वर्चस्व बहुत ही ज़्यादा था माहम अनगा का। तो अकबर के ये कुछ ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू जो बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ये आपको बिल्कुल 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 याद रखने पड़ेंगे। पहला,
1562 में अकबर ने दास प्रथा का अंत कर दिया। 1563 में इसने तीर्थ यात्रा कर को जो हिंदुओं पे लगाया जाता था उसे समाप्त कर दिया। 1564 में एक बार फिर इसने जजिया कर जो कि हिंदुओं पे लगाया जाता था उसे भी समाप्त कर दिया। तो ये 3 पॉइंट ऑफ व्यू बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके डेट भी पूछे जाते हैं। 62 में दास प्रथा का अंत, 63 में तीर्थ यात्रा कर का अंत, 64 में जजिया कर का अंत कर दिया। इसके अलावा कुछ और भी डेट हैं, जैसे 1575 में इसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की थी। 1575 में सर्वप्रथम देखिए, इबादत खाना का एक चीज़ मैं फिर क्लियर कर देता हूँ कि यह सिर्फ मुस्लिमों के इबादत के लिए सर्वप्रथम अकबर ने प्रयोग किया था, लेकिन बाद में 1578 में इसने सभी धर्मों के लिए इस इबादत खाने को खोल दिया था। 1579 में अकबर ने मजहर की घोषणा की। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा IAS PCS से लेके किसी भी लेवल के एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मजहर की घोषणा अकबर ने कब की थी और यह मजहर था क्या। 1579 में मजहर की घोषणा की। इसका मेन तर्क यह था कि बादशाह जो फैसले लिया करता था उस फैसलों को मर्ज करने के लिए विभिन्न जितने भी वहाँ पे अकबर के राज्य में, अकबर के शासन के जितने प्रमुख मंत्री थे, प्रमुख विद्वान थे, उनसे चर्चा किया जाता था। यदि अकबर सही होता था तो वह मजहर के जरिए उस घोषणा को लागू कर सकता था और अन्यथा नहीं। 1580 में यह भी एक डेट है, आईने दहशाला। आईने दहशाला यानी जो कि भू राजस्व से संबंधित था, 1580 में इसे लागू कर दिया गया। इसका प्रमुख राजा टोडरमल था। अगर आप, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजा टोडरमल ने भू राजस्व संबंधी सारे कार्य जो है अकबर के शासनकाल में, इसीलिए उसे ख्याति प्राप्त हुई। एक हिसाब से वह वित्त मंत्री था, जैसे कि दोस्तों इस समय वित्त मंत्री सीतारमण हैं, निर्मला सीतारमण, उसी हिसाब से उस वक्त राजा टोडरमल भी हुआ करता था। 1583 में अकबर, एक ये भी प्रमुख क्वेश्चन है जो बार बार आता जाता रहता है। 1583 में अकबर ने इलाही संवत, जैसे कि हिजरी संवत और शक संवत, ये भी मैं आपको बता सकता हूँ, विक्रम संवत जैसे 58 ईस्वी पूर्व, 78 ईस्वी शक संवत और 319 ईस्वी विक्रम संवत, ऐसे संवत के साथ ही उसने 1583 ईस्वी में इलाही संवत की जो है स्थापना कर डाली। अकबर ने बुलंद दरवाजे का भी निर्माण, फतेहपुर सीकरी में स्थित है बुलंद दरवाज़ा, ये भी एक प्रमुख क्वेश्चन है, और ये उसने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया जो फतेहपुर सीकरी में ही है। देखिए, दिल्ली का लाल किला तो शाहजहां ने बनाया, लेकिन आगरा का लाल किला किसने बनाया, ये भी एक प्रमुख क्वेश्चन है कि आ जाता है कि आगरा का लाल किला किसने बनवाया था। आगरा का लाल किला भी अकबर ने ही बनवाया था। फतेहपुर सीकरी में इसने पंचमहल भी बनवाया और जोधाबाई का मकबरा भी अकबर द्वारा बनाया गया था। अकबर ने तीन शादियाँ जो है उसकी फेमिसिलिटी, मतलब यही 3 शादी, सलीमा बेगम जो कि बैरम खान की विधवा थी। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है कि बैरम खान की विधवा सलीमा बेगम के साथ विवाह किसने किया, अकबर ने किया। और बैरम खान का पुत्र अब्दुल रहीम खाने खाना, जिसे खाने खाना की उपाधि बैरम खां को भी इसने दिया था, 2 बार खाने खाना की उपाधि इसके बाप बैरम खां को भी दिया था, बाद में उसने जाके अब्दुल रहीम खाने खाना को भी ये उपाधि दी। और दोस्तों इसके अलावा देखिए, सलीमा बेगम, रुकैया बेगम और जोधाबाई का मेन नाम हरखा भाई भी है। तो ये तीनों आप याद रखेंगे, सलीमा बेगम, रुकैया बेगम, हरखा बाई अर्थात जोधाबाई। और उससे सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध जो है भारमल, मतलब इसने जो है कि पुत्री से ही, मतलब जो आप मानते हैं हरखा बाई, ये इसी की पुत्री थी। तो दोस्तों अकबर बेहद ही निपुण शासक था और अकबर ने सती प्रथा के विरुद्ध भी नियम लाया जिसे समाप्त कर दिया गया था।
और यह नगाड़ा भी बजाया करता था। जैसे कुछ लोग बताते हैं कि वीणा बजाने में कौन निपुण था, तो वीणा बजाने में औरंगजेब को जिस तरीके की महारत हासिल थी, उसी तरीके की महारत अकबर को नगाड़ा बजाने में जब बहुत प्रसन्न हुआ करता था, ये नगाड़ा लेकर बीच दरबार में ही चला आता था। हीम हुक्काम, हीम हुक्काम इसे भी याद रखिएगा। हीम हुक्काम जो है इसके नवरत्न में भी शामिल था और अकबर के रसोइये का प्रबंधक था और इसका मेन चिकित्सक भी था। हीम हुक्काम। अकबर ने अपने शासनकाल में महाभारत का भी फारसी में अनुवाद कराया। चूँकि वह फारसी, अकबर अशिक्षित था, यह भी कि मुगल काल में कौन सा शासक अशिक्षित था, लेकिन धीरे धीरे लोगों के सानिध्य में आते हुए इसे फारसी पर एक ज़बरदस्त पकड़ बना ली थी इसने, और इसलिए उसने फारसी में कई पुस्तकों का अनुवाद किया, जैसे कि महाभारत और रामायण। महाभारत और रामायण दोनों का फारसी अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया, और अब्दुल कादिर बदायूनी ने ही इसे इस्लाम का दुश्मन भी कहा था। ये भी प्रश्न आ सकता है कि किसने इस्लाम धर्म के अकबर के उन कार्यों को जो इस्लाम के विरुद्ध जा रहे उसको सूचीबद्ध ढंग से स्थापित किया था। वो था अब्दुल कादिर बदायूनी। साथ ही अदब, अदब अदब से भी एक अदब, अदब तो अकबर के पास था ही। तो अब्दुल सम्मद, दशवंत, बसावन, ये तीन प्रमुख चित्रकार जो है अकबर के राज्य की शोभा बढ़ाया करते थे। और साथ ही साथ इसने कविराज की उपाधि फैजी को दी थी, याद रखिएगा। कविराज की उपाधि या राज कवि, इसमें बताइए आप क्या है, कमेंट में मत बताइए, मैं भी बता देता हूँ। फैजी को इसने कविराज की उपाधि नहीं दी थी, बल्कि इसने बीरबल को कविराज की उपाधि दी थी। लेकिन इसका राज कवि कौन था? फैजी। तो यहाँ से भी एक प्रश्न आपका क्लियर होता है कि कविराज की उपाधि इसने बीरबल को दी, लेकिन इसका राज कवि जो था वो फैजी था। तो दोस्तों, अकबर ने की जो सैन्य व्यवस्था थी वो मनसबदारी प्रथा के अंतर्गत आया करती थी। इसकी सैन्य प्रथा मनसबदारी से संचालित किया जाता, लोगों को मनसब दे दिया जाता था, 5,000 का मनसब, 10,000 का मनसब, उससे लोगों का रसूख पता चलता था, और वही सैन्य व्यवस्था का संचालन एक सेनापति होकर किया करते थे। तो दोस्तों, अंततः अकबर 15 अक्टूबर 1542 को जिसने जन्म लिया था, वह अक्टूबर में ही 27 अक्टूबर 1605 में डायरिया, अतिसार रोग की वजह से इसका निधन हो जाता है। उसके बाद सलीम शासन सत्ता को संभालते हैं। तो ये थे अकबर के बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ, लेकिन ये अकबर के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। अगली जानकारी के लिए अगले वीडियो को देखिएगा। तब तक मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, और साथ ही साथ मैं कम से कम लाइक करना दोस्तों और सब्सक्राइब करना। अगर आपको समस्त GS, GK, मैथ, इंग्लिश, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव जितने भी आधारभूत तथ्य हैं जो आपसे छूट जा रहे हैं, या आप उसे पकड़ नहीं सके, या आप उसे कंठस्थ नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए हम आपकी कुछ ना कुछ मदद कर सकते हैं। तब तक अगले वीडियो के लिए, जब तक हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।